नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। वकील आपका हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं और नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कानूनी समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं या कोई भी जहन में सवाल है, आप इन नंबरों पे कॉल करके हमसे लाइव इस वक्त पूछ सकते हैं। और हमारे साथ तारुफ आपको करा दें, वरिष्ठ वकील धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह। और चलिए हम लोग सवालों का दौर शुरू करते हैं। और सर, सबसे पहला सवाल ये है कि किसी मुकदमे में डीएनए टेस्ट कभी भी कराया जा सकता है क्या सर? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट व्यू जो दिया वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट हैं आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 19 की बात करें, तो उन राइट को डिस्क्राइब किया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। विधिक रूप से ऑनरेबल लोअर कोर्ट्स को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इस बात से एक सीमा तक बचना चाहिए कि डीएनए टेस्ट की उपयोगिता कितनी है और क्या है। अगर दूसरे साक्ष्यों के माध्यम से रिश्ता जो है, जिस रिश्ते को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की गई है, अगर वो रिश्ता दूसरे साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में डीएनए टेस्ट, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें रक्त का जांच और जांच के बाद रिपोर्ट आने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है, तो ऐसी परिस्थिति में डीएनए टेस्ट को ऑनरेबल लोअर कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक सीमा तक, अर्थात जब तक कोई दूसरी एविडेंसेस का सपोर्ट ना मिल रहा हो, दूसरे साक्ष्यों का सहयोग ना मिल रहा हो, तभी उसको करना चाहिए, अन्यथा तब तक उसको अवॉइड करना चाहिए। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट व्यू दिया है और ये व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से क्रिमिनल केसेस में। जिस तरीके से अभी कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो डिसाइड हुए ट्रायल, चाहे माननीय एनडी तिवारी जी का मामला हो या इस तरह के कई मामले हैं, जिनमें ऑनरेबल कोर्ट के व्यू को बहुत गंभीरता से और संजीदा तरीके से स्वीकार किया गया और डिसीजन भी पॉजिटिव आया। तो आपने सुना सवाल का जवाब और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। वकील आपका में जो है सवाल भी अपना पूछ सकते हैं। और चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर, अनुकंपा में विवाहित पुत्री को नौकरी मिल सकती है कैसे? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज ने इस विषय पर, यानी सिंगल बेंच ने इस विषय पर अपनी ओपिनियन दी। और ओपिनियन देने के साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा के आधार पे नौकरी पर रखा जाना चाहिए। उस आदेश पर खंडपीठ ने अपना पुनः एक आदेश दिया, जिसके प्रकाश में उन्होंने ऑनरेबल सिंगल जज की जो बेंच थी, उस ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड कर दिया और यह प्रतिपादित सिद्धांत दिया कि जो विवाहित पुत्री है, जो सक्सेशन एक्ट है, जो हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग विवाहित पुत्री को उसके पति के घर में, यानी पति के जो चीज़ें हैं उनका उन्हें सक्सेसर माना जाता है। अपने सास ससुर द्वारा या उनके और पेरेंट्स द्वारा जो सिजरे में चीज़ें प्राप्त हुई उसका बेनिफिट लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो मायके पक्ष पर, यानी अपने पिता या अपनी माता, यदि किसी जॉब में है और उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसमें उनको अनुकंपा के आधार पर लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक दर्शक वकील साहब जुड़ के मैं चाहूँगा ले ले। मोहम्मद उमर खान सऊदी अरेबिया से इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद उमर खान जी, अपनी बात को रखें। मेरा सवाल है कि 323, 504, 506 एक केस अपने आप खत्म हो जाता है या इसे खारिज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आईपीसी का सेक्शन 323 यानी 323, 504, 506, 323 और 504 ये कंपाउंडेबल हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 506 में जान से मारने की धमकी देने की परिभाषा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस केस का ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद ये केस समाप्त होगा, अर्थात इसमें बाइज्जत बरी होने की संभावना है या इसमें सज़ा होने की संभावना है। सज़ा बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन इन सेक्शंस में सेक्शन 506 ऐड होने की वजह से प्रॉपर ट्रायल इसका चलेगा और जो एक्यूज्ड उनको बेल लेकर केस में अपना पार्टिसिपेशन करना होगा।
तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया होगा। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए अपनी। और कटनी से दर्शक हैं इस वक्त, दर्शन उनका नाम है। दर्शन जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ दर्शन जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे भाई के ऊपर एक पे धारा लगा दी गई है 420, 406, 3/7। एक्चुअली उनके पास सरकारी माल आया था। ठीक है, आगे पूछिए। हेलो। हाँ, आपका सवाल क्या है? सर ये धारा में जमानत कैसे मिलेगी? 420, 406, 3/7 में जमानत कैसे मिलेगी? ठीक, देखिए इन सेक्शन में अगर आपको बेल लेनी है तो आप, अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल में भी जा सकते हैं। स्पेशल राइट है कोर्ट का, एंटीसिपेटरी बेल में आप जाने पर सेशन कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में आप रेगुलर बेल में भी जा सकते हैं और रेगुलर बेल में जाने के साथ ही आप एंट्रीम बेल की रिलीफ भी सीख कर सकते हैं कि आपको अंतरिम जमानत दे दी जाए जब तक कि आपका बेल एप्लीकेशन डिसाइड ना हो। और इसके लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से जब आप 482 में जाते हैं या क्रिमिनल रिट में जाते हैं तो आप केस में बेल एप्लीकेशन के डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शंस भी करा सकते हैं। आप अगर कोई डायरेक्शन ले लेते हैं कि आपकी बेल पर त्वरित सुनवाई हो और आपको एंट्रीम बेल का रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इस पर बहुत क्लियर लॉ है, अमरावती, लाल कमरेंद्र और उसके बाद भी कई प्रतिपादित सिद्धांत इस तरह के आए हैं जिसमें इन धाराओं को बहुत गंभीरता से ऑनरेबल कोर्ट को नहीं लेना चाहिए और जो फैक्ट है और जो केस की पैरिटी है उसके आधार पर बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 406 और 420 और इस तरह के जो सेक्शंस आपके ऊपर इम्प्लीट किए गए हैं इनके लिए आप एंट्रीम रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी चाहिए। ठीक है, रमेश शाहजहांपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। रमेश जी, आपका सवाल क्या है, जल्दी से पूछिए। हेलो जी जी रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। मेरे भाई की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी से एक लड़का है और पत्नी, मेरे भाई की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी से एक रमेश जी पहले तो टीवी की तरफ मुखातिब ना हो, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मेरे भाई की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी से एक लड़का है, उसके पश्चात उनका देहांत हो गया। दूसरी शादी करने पे 4 पुत्रियां हुई। मैं ये पूछता हूँ, मेरे भाई गुजर चुके हैं, उस लड़के के नाम और मेरी भाभी के नाम आधी प्रॉपर्टी है। क्या भाभी की गुजरने के बाद इस प्रॉपर्टी में लड़कियों का भी हिस्सा होगा? लड़की विवाहित है। देखिए, पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, हिंदू लॉ में जो अभी अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसके अनुसार पुत्र और पुत्री का बराबर का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप के जो भाई हैं उनका जो पुत्र है पहली पत्नी से और दूसरी पत्नी से जो पुत्रियां हैं, चूँकि दोनों का रक्त संबंध है और दोनों पत्नियों से जो बच्चे हैं उनके पिता आपके भाई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये एक सिजरा बनता है पारिवारिक, वो पारिवारिक सिजरे के अनुसार आपके भाई के पुत्र और पुत्रियों को कानूनी तौर पर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर पुत्रियां विवाहित हैं तब भी वो अपने अधिकार को क्लेम कर सकती हैं, उनको उनका अधिकार विधिक रूप से न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा होगा और तमाम दर्शक जो इस वक्त वकील आपका कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमें तमाम जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। हनुमान जयपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। हनुमान जी, आपका सवाल क्या है, जल्दी से पूछें। सर मेरा सवाल है कि मैं 2000 के अंदर मेरे विवाद हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को जमानत वैसे छोड़ दिया गया था, थोड़ा से बिना वो किए हुए, और वो आज भी लाइन पे चला हुआ है कि आपके थाने के अंदर मुकदमा अभी भी दर्ज है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, सवाल पूछे अपना जल्दी से पूरा।
चाहता हूँ कि वो मेरे अभी भी मेरे पे जो भी वो करवाने जाता हूँ पुलिस इंक्वायरी, तो कहा जाता है कि आपके मुकदमा लगाओ। आवाज स्पष्ट नहीं थी। हनुमान जी एक बार दोहरा दीजिए अपने सवाल को, साफ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर 2000 में किसी विवाद हुआ था, तो वो अभी भी उसका फैसला हो गया, सब हो गया, मगर थाने के अंदर अभी भी कागजों में वैसे के वैसे ही चल रहा है कि आपके मुकदमा दर्ज है। वकील साहब का सवाल समझे? कुछ समझ में आया। ठीक। आपका हनुमान जी कहना यह है कि आपके खिलाफ कोई केस, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस क्रिमिनल केस का ट्रायल भी चला और उसमें आप बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन थाने में अभी भी उस केस का विवरण दर्ज है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस केस में जो न्यायालय के समक्ष ट्रायल हुआ, उस ट्रायल में बाइज्जत बरी हो गए, उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, उस निर्णय की सत्यापित प्रति आपको निकालनी चाहिए और उसके साथ में एक एप्लीकेशन देके संबंधित थाना इंचार्ज को आपको अवगत कराना चाहिए। वैसे ये प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से जो थाने के पैरोकार होते हैं उनको भी आदेश की कॉपी आप प्राप्त करा के करा सकते हैं, या सीधे थाने में इस तरह का प्रार्थना पत्र उस आदेश की कॉपी के साथ में देके अपनी बात को कह सकते हैं। जो थाने में आपके खिलाफ केस दर्ज है, उस केस के दर्ज होने की जो जनरल डायरी है उसमें एक कॉलम होता है जिसमें निर्णय के बारे में वर्णित होता है कि मुकदमे में निर्णय क्या हुआ। उसमें आपका जजमेंट का विवरण अंकित हो जाने से आपके खिलाफ कोई भी अपराध दर्ज होना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया। हनुमान जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। और सर एक सवाल और है कि क्या अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है? जैसा कि मैंने अभी हमारे एक दर्शक को बताया जो बेल के संबंध में, तो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो प्रोविजंस है 438 में, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के समक्ष अपनी बेल कराने का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसी प्रकार ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाने के लिए दोनों पैरेलल राइट हैं, दोनों समान अधिकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर सीधे माननीय उच्च न्यायालय में जाके अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं या प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर पीड़ित पक्ष जिला जज के समक्ष भी प्रार्थना पत्र देते हैं तो उनकी जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को उतने ही संजीदा तरीके से विधिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके दायरे में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट जज को भी वही राइट है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल देने के संबंध में राइट है। और मोहम्मद रियाज इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मोहम्मद रियाज जी अपना सवाल पूछें आप। जी सर। जी आपका सवाल क्या है मोहम्मद रियाज, जल्दी से पूछें। जी मेरा सवाल ये है सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ, अपना सवाल पूछे जल्दी से। जी मेरा ये है सर सवाल कि हमसे एक आदमी ने 75,000 रुपया ठग लिया चीटिंग करके, तो हमको क्या करना चाहिए? हमने विभागीय, मैं एक कर्मचारी हूँ। ठीक है, आप जल्दी से हमसे मुखातिब होकर सवाल पूछे, आपकी आवाज हम तक साफ आ रही है। सरकार के विभाग में कर्मचारी हूँ। मुझसे एक सीनियर पदाधिकारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे 75,000 रुपया ठग लिया, तो मैंने विभागीय अपने उच्च पदाधिकारी को आवेदन दिया और घटना से संबंधित सारी बातें बताई। अब हमको कानूनी रूप से क्या करना चाहिए? मोहम्मद रियाज जी, आपने जो कंप्लेंट की डिपार्टमेंटल, वो डिपार्टमेंटल कंप्लेंट की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जो एक सेपरेट प्रोसीडिंग है। उस प्रोसीडिंग को आपने कर दिया है, आपने अच्छा किया, लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है और आपकी रकम को हड़प कर लिया है, उसके लिए आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी चाहिए। आईपीसी का सेक्शन 406, 420, 406, 420 स्पेसिफिक इसी तरह की घटनाओं के लिए परिभाषित किया गया है और इसमें अगर आप एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।
और जो एफआईआर दर्ज होगी उस एफआईआर की कॉपी के साथ आप विभागीय कार्रवाई में हो रही जो ऑफिसर्स ऑथराइज हैं जो उस कार्रवाई को कर रहे हैं उनको भी आप उससे अवगत करा सकते हैं। आप विभागीय कार्रवाई को अगर प्रबलता से सहयोग करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करा के, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और उधर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उनको अरेस्टिंग हो सकती है और उनको बेल करानी पड़ सकती है। तो हो सकता है आप जब आपका क्रिमिनल केस हो तो वो आपसे सेटलमेंट करने के साथ ही आपसे जो उन्होंने रकम लेके हड़प कर ली है वो आपको वापस करने की बात कहें, लेकिन उनके द्वारा किया गया ये अपराध क्षम्य नहीं है, इसमें माफ़ नहीं किया सकता है। आपका वो पैसा अगर एक बार दे भी देते हैं तब भी इसमें विधि व्यवस्थाएं बहुत हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उनको अपने जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए उनको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा देनी चाहिए। ठीक है, तो वकील आपका में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ सिद्धार्थनगर से नंद किशोर भी जुड़े हुए, उनका भी हम सवाल लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गाँव, जहाँ आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सीडलिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हाउल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वकील आपका में, और तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। और हमारे साथ नंद किशोर सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं, बीना कानपुर से भी जुड़ी हुई हैं। नंद किशोर जी, अपना सवाल जल्दी से पूछें। नंद किशोर जी, क्या मेरे, हाँ जल्दी से अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये था कि मैंने सुना था, जहाँ तक मेरी जानकारी, 2009 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन जो है उत्तर प्रदेश
स्टेट में केवल ऑल इंडिया ने उत्तर प्रदेश पे भी ऐसा स्टेट जहां से उसका प्रोविजन 438 का डिलीट कर दिया गया था, क्या उसे रिस्टोर कर दिया गया है? जी, आपकी जानकारी सही थी, लेकिन उस ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस उसी प्रकार लागू हैं जिस प्रकार अदर स्टेट में है। जी, तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपने। बीना कानपुर से इस बीच एक दर्शक है। बीना जी अपना सवाल पूछें। बीना जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुझे लग रहा है कि शायद बीना जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त वकील आपका देख रहे हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का मेरी गुजारिश है कि आप ख्याल रखिए कि टीवी का वॉल्यूम कम रखिए ताकि कि आपका जो सवाल है वो हम तक पहुँच पाए और वकील साहब आपका जवाब दे पाए, वो आप तक पहुँच पाए। और सर, क्या हम लोग जो बात कर रहे थे, क्या हर समस्या पर PIL दाखिल हो सकती है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में ही इसके कार्रवाई का सार छिपा हुआ है। जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, जो समाज के हित में हो, जो एक समूह या आम लोगों के हित में हो, उस बीना वकील साहब जुड़ गए, मैं चाहूंगा उनको ले लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीना, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हेलो। हाँ बीना जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि साल भर से एक वकील बैठा हुआ है और वो तोड़फोड़ करता है, निकल नहीं रहा है। हमने थाने में रिपोर्ट इतनी डाली है और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में आप हमको जरा कुछ बताएं कि कैसे समाधान होगा। देखिए बीना जी, आपके प्रमाइसेज में, आपके परिसर में अगर किसी ने भी कोई अवैध कब्जा कर रखा है, वो कोई भी हो, वो कोई अधिकारी हो, वो कोई अधिवक्ता हो, वो कोई डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेदखली की कर सकती हैं। न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप बेदखली कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि न्यायालय के समक्ष अभी आप नहीं जा सकते हैं, तो आपने जिस व्यक्ति के लिए अभी अपने विचार दिए कि उस व्यक्ति ने आपके मकान पर कब्जा कर रखा है और वो प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, तो उनकी आप जिस डिस्ट्रिक्ट का मामला है उस डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप कंप्लेंट करिए। अगर वो अपने अधिवक्ता होने का कोई लाभ लेने की कोशिश करते हैं, या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं उनको भी आप रिटर्न में कंप्लेंट कर सकती हैं। आप नेट पे अगर जाएंगी तो दोनों जगह के एसोसिएशन के पोस्ट होल्डर्स का आपको विवरण, वेबसाइट, फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कंप्लेंट करिए अगर आपको यह महसूस होता है कि वो अपने डिग्री का, अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर सामान्य तौर पर आपको लगता है कि वो आप मकान मालिक हैं, वो अवैध कब्जे धारक हैं या किराएदार हैं, तो आपको विधान के अनुसार न्यायालय के समक्ष उनके बेदखली का मुकदमा करके उनको बेदखल करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आज के समय में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड को ही न्यायालय सपोर्ट करती है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा होगा। मोहम्मद रियाज बिहार से एक दर्शक हमारे साथ हैं। मोहम्मद रियाज जी, आपका सवाल क्या है? मोहम्मद रियाज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद रियाज जी, तो शायद मुझे लग रहा है कि मोहम्मद रियाज तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, हम लोग PIL को लेकर बात कर रहे थे, वो अपना मुकम्मल करिए। मैं दर्शकों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बता रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो किसी भी व्यक्ति का इस बात के लिए है कि वो किसी समाज पे, किसी भी व्यक्ति पे इस तरह का कोई भी प्रशासनिक नियम, कानूनी नियम या कोई व्यवहारिक तरह की व्यवस्था जिसके आधार पे कोई समुदाय विशेष प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई संस्था, कोई व्यक्ति विशेष संस्था के द्वारा या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो समाज के हित की बात करता हो,
इस तरह के कार्य के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसमें किस तरह के मामलात को लेके आया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी सामाजिक समस्या, वो सामाजिक समस्या समाज को प्रभावित करती हो, समूह को प्रभावित करती हो या तमाम लोगों को प्रभावित करती हो, ऐसी समस्या को लेकर के यदि उससे जो प्रभावित होने वाली कम्युनिटी है वह चाहती है कि हमें लीगल रिलीफ मिले, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जनहित याचिका को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने सुना कि PIL के बारे में जो सर ने तमाम बातें कही और दर्शक भी तमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपने सवाल को पूछिए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक सवाल हम पूछेंगे जो शायद बहुतों का सवाल होगा कि जो नकली सामान बेचती हैं उन पर किस तरह का क्या कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वकील आपका में सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ दर्शक हमारे साथ हैं। अशोक कुमार हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रियाज हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, नंदू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक के पास चलते हैं। अशोक, सवाल क्या है आपका, जल्दी से पूछें। अशोक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपका सवाल क्या है सर, पूछें। एक भरतपुर में है 406 में एक मुकदमा दायर कराया था जी। उसमें जो है कि पुलिस ने अभियुक्त से मिलके जो है कि FIR लगा दी और FIR के बाद मैंने प्रोटेक्ट पिटीशन भी लगा दिया। ठीक है, प्रोटेक्ट पिटीशन भी जो है कि कोर्ट ने जो है कि वो खारिज कर दी।
एफआर को उसने सही माना। आप क्या जानना चाहते हैं? अब मैं तो क्या करेंगे, इस बीच में वो अग्रिम जमानत भी ले चुका है इसमें, क्या ये एफआर कैसे खुल सकती है? देखिए, जो अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष आई और उस अंतिम आख्या पर आपने न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की, अर्थात प्रोटेस्ट भी फाइल किया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो एफआईआर एक्सेप्ट करें या आपके प्रोटेस्ट पिटीशन को अलाउ करें। न्यायालय ने आपके कथनानुसार प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी परिस्थिति में वो आदेश, अगर आपको लगता है कि उस आदेश में विधिक खामियां हैं, तो उस आदेश का रिवीजन ऑनरेबल सेशन कोर्ट के समक्ष आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फैक्ट में कुछ तथ्यों को कंसीडर नहीं किया गया है, तो आदेश की अपील होती है अपर कोर्ट में। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है, आप अगर सभी साक्ष्यों के साथ में हल्फनामा देते हुए ऑनरेबल सेशन कोर्ट के समक्ष लोअर कोर्ट द्वारा पारित किए गए उस आदेश को चैलेंज करते हैं, तो आपको न्यायालय से रिलीफ मिल सकता है। अब न्यायालय से यानी सेशन कोर्ट से जब आपको डायरेक्टिव्स प्राप्त होंगे, तो लोअर कोर्ट को उस विषय पर पुनः सुनना होगा या फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर देना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो लोअर कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को सारे साक्ष्यों के साथ में अपीलेट कोर्ट में समस्त फैक्ट के साथ अपनी आर्गूमेंट करनी चाहिए। आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और हमारे साथ मोहम्मद रियाज बिहार से इस बीच एक दर्शक है। मोहम्मद रियाज, आपका सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ सर जी। और मैं एक बीआरडीएस ग्रामीण विकास विभाग के साथ बीआरडीएस में काम करता, प्रखंड स्तरीय जी। और वहाँ मेरे साथ मेरे वरीय पदाधिकारी जो कार्यक्रम पदाधिकारी है, उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर हमसे 75,000 रुपया धोखाधड़ी कर ठग लिए। जिसकी हमने शिकायत की। जब हमको पता चला कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, तो हमने शिकायत की जिला पदाधिकारी महोदय को। उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी है 3 या 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा। ठीक है सर जी, आगे पूछिए। जी, तो अब ये कहना है कि उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के जो प्रधान है, उन्होंने हमको फोन किए तो पूछे कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने पैसा कैसे उनको दिया। तो मैंने उनको बताया कि पैसा कोई घूस का पैसा तो कोई लिख करके या वीडियो बना के या फोटो बना के तो कोई लेता नहीं। बीच में कोई मीडिएटर होते हैं, वो मेरा गवाह है कि मैंने उन गवाह के समक्ष पैसा दिया। तो अब ये सर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? ठीक रियाज जी, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, फिर से आपको बताता हूँ, जो आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में है। कोई भी उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी को मिसगाइड करके, धोखा दे के उससे कोई भी रकम को लेकर हड़प नहीं कर सकते हैं। तो ये एक क्राइम है, और पर्टिकुलर क्राइम के लिए आपको एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज सेपरेट प्रोसीडिंग्स, आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आना चाहिए, आपको उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। जहाँ तक आपके पास साक्ष्य का प्रश्न है, आपने बताया कि जो आपके पैसा देते समय जो साक्षी थे, जो मीडिएटर थे, वो मीडिएटर आपके फेवर में गवाही देने को तैयार हैं। तो आप अगर न्यायालय के समक्ष थाने में अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, तो आप न्यायालय के समक्ष परिवाद के रूप में भी इस घटना को दर्ज करा सकते हैं। और परिवाद में आपके बयान और आपके जो मीडिएटर यानी जो गवाह हैं, उनके बयान, सबके बयानों के आधार पे कोर्ट को ये राइट है कि उनको यानी एक्यूज को वो समन कर सके। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग जरूर करिए, मेरी आपको ये सलाह है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कोई भी। ठीक है वकील साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही जिसको संजय सिंह कर रहे हैं, सीधे लखनऊ लेके चलते। चाणक्य विचार सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम गांवों और शहरों में आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों के बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा
और आप सबसे कहना चाहता हूं, सरकार बन जाएगी, मार्च के महीने में रिजल्ट आएगा, होलिका के दिन अपने घर से बिजली का बिल लेके आ जाना, पुराने सारे बिजली के बिलों की होलिका जलाने का काम हम लोग करेंगे। होलिका जलाओगे कि नहीं जलाओगे सब लोग? पुराने बिजली के बिलों की होलिका जलाएंगे, सारा बिजली का बिल बकाया माफ करने का काम हम लोग करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है, आज सबसे बड़ा शोषण किस नाम पे है? यहां आप सब लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा शोषण किस नाम पे है? प्राइवेट स्कूल में अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है तो डोनेशन के नाम पे, बिल्डिंग के निर्माण के नाम पे, फीस के नाम पे आपसे लाखों रुपए लिया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बजट का 25% शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी, शिक्षा के ऊपर। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में जैसे दिल्ली में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कायाकल्प करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का 25% बजट बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाएंगे। तो बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, गांव-गांव में क्लिनिक, इलाज फ्री, ये करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। आज इस चाणक्य विचार सम्मेलन में एक संकल्प लेकर जाइए कि हम किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। हमारा सगा भाई भी, लोग मुझसे कहते हैं, अभी अनुराग मिश्रा जी कह रहे हैं, अपनी जाति के खिलाफ खड़े हो गए। सिर्फ जाति के खिलाफ नहीं, अगर आपका सगा भाई भी दूसरों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, ये चाणक्य के विचार है। ये चाणक्य के विचार हैं और इस विचार को लेकर जाइए आज यहां से। और एक ऐसी सत्ता जो जाति के आधार पे, नफरत के आधार पे, प्रतिशोध की राजनीति करके किसी का उत्पीड़न करने का काम करती है, ऐसी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम हम सब लोग 2022 में करेंगे। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साथी सर्वेश मिश्रा जी को। आज के आयोजन में हमारे साथी अफरोज भाई, हमारे तमाम वो साथी जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सबका बहुत बहुत आभार। भाई संजय पांडे जी, भाई सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज एक सफल आयोजन आप सब लोगों ने यहाँ पे किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, चाणक्य विचार जिंदाबाद, चाणक्य विचार जिंदाबाद। साथियों, 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाए अपने स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में जिन निर्दोष ब्राह्मणों की छातियों पर गोली लगी है और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और कोरोना के संकट काल में जिन लोगों ने जय सिंह शिरकत कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इन सब के बीच तमाम दावे और तमाम वादे भी साफ तौर पे कर रहे थे। और चलिए हम अब रुख करते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ, वकील आपका में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पे हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपने सवालात देश के तमाम जगहों से पूछ रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, लेकिन टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आपकी बात हम तक पहुंच पाए। और वकील साहब, हमारा सवाल अगला ये है कि किसी कंपनी का नकली माल बेचने पर आखिर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये एक गंभीर और एक बृहद समस्या है। बहुत सारी ब्रांड बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके नकली ब्रांड बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं
और वो नकली ब्रांड मार्केट में उसी तरीके से चलते हैं जैसे कि ओरिजिनल ब्रांड चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नकली ब्रांड के लिए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होती है, उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। यानी कोई कॉपी करता है ब्रांड की, तो कॉपीराइट एक्ट भी उनके ऊपर लगता है। साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 420, 467, 468, 471 इस तरह के सेक्शंस भी एफआईआर में इंप्लीड होते हैं। तो जो नकली माल बनाने वाले लोग हैं वो नकली प्रोडक्ट को बना के असली प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में सेल करके आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ आईपीसी के इन सेक्शंस में जो मैंने अभी वर्णित किए, इनमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। साथ ही कॉपीराइट के साथ साथ और स्पेसिफिक एक्ट हैं जिन एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसे लोगों के खिलाफ होने पर निश्चित रूप से इस तरह के गंभीर अपराध के होने में एक रुकावट आएगी या कम होंगे। और नंदू त्रिपाठी मुंबई से इस बीच एक दर्शक सर हमारे साथ हैं। नंदू त्रिपाठी जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि 2007 में मेरे ऊपर एक दहेज उत्पीड़न का मेरे परिवार पर केस किया गया था। उसके बाद मैंने उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया, मैंने मीडिएशन में रिफर हो गया मेरा मैटर। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2009 में मीडिएशन का रिक्वेस्ट किया 482 में, और मीडिएशन फेल हो गया। फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर फैमिली कोर्ट में केस किया। मैंने कॉम्प्रोमाइज करके मैं वाइफ को लेके आ गया। लेकिन 2018 में मैंने यहाँ मुंबई में मेरे लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने वाइफ से, वो यहाँ रहना नहीं चाह रही थी, तो लिखा के ले दिया कि वो अपने मर्जी से अपने मायके वापस जाना चाहती है अपने परिवार के साथ और यहाँ नहीं रहना चाहती। तो उसने ये सब लिख के दे दिया है कि मेरा हस्बैंड और पति और सास के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला, ये बात 2018 की है, लेकिन अब मुझे पता चला है ये 2019 में। आप क्या चाहते हैं, जल्दी से थोड़ा सवाल को मुकम्मल करें। तो उसकी शादी हो चुकी है 2019 में, मुझे पता चला रिश्तेदारों से। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए, आपकी वाइफ जो आपकी वैधानिक पत्नी के रूप में थी और बिना आपको तलाक दिए हुए उनके द्वारा किसी अन्य से विवाह कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो 494 आईपीसी के अंतर्गत आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। अर्थात आप एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो आपके खिलाफ केस फाइल किए गए थे उन केसेस में भी इस फैक्ट को एफिडेविट के माध्यम से और जो आप एफआईआर कराएंगे 494 में, उसकी कॉपी लगाते हुए अगर आप न्यायालय के समक्ष अगर विचारण हो रहा है या किसी जांच एजेंसी के पास जांच है, वहां पर इन तथ्यों को अगर आप वर्णित करते हुए एफिडेविट में प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी कार्रवाइयाँ समाप्त हो सकती हैं और आप उन कार्रवाइयों से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक। मनीष मुंबई से इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका सवाल क्या है? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ। अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मेरे ऊपर ना मेरे वाइफ ने सेक्शन 138 का केस डाला है और सेक्शन 12 का डाला हुआ है। तो वो केस रिलेटेड मुझे पूछना है कि एक केस होके 2019 में मुझे ऊपर केस हुआ था, तो वो केस के रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि अभी तक मेरे ऊपर कोई तो चार्जेस वगैरह नहीं लगे हुए हैं, बट केस मेरे ऊपर चल रहा है। जी। तो एक मुझे ये पूछना था कि मैं ऑनलाइन जब चेक करता हूँ तो लास्ट टाइम का मेरा रीजन फॉर एडजमेंट लिख के आ रहा है एडजमेंट बाय कंसर्न। तो ये क्या चीज हो सकता है? आप फिर से प्रश्न अपना पूछिए, क्या आप जानना चाहते हैं? मेरे ऊपर सेक्शन 138 का केस है एंड सेक्शन 12 का केस डाला हुआ है मेरे वाइफ ने। जी, मैंने ये आपके तथ्यों को सुन लिया। लास्ट में आपने क्वेश्चन क्या किया? लास्ट में रीजन फॉर एडजमेंट में एडजमेंट बाय कंसर्न करके लिखा हुआ है केस स्टेटस पे। ओके, केस स्टेटस में आपको आपके केस को एडजॉर्न किया गया है, उसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी वाइफ द्वारा 138 एनआई एक्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस किया गया है तो कोई ना कोई चेक आपने उनको दी होगी जो चेक डिसऑनर हुई, और डिसऑनर होने के बाद उनके द्वारा आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट का केस कर दिया गया।
इसी प्रकार सेक्शन 12 DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो आपके खिलाफ केस हुआ है, उस केस में भी वो अपना एंट्री मेंटेनेंस, रहने के लिए छत, इन सब की डिमांड कर रही होंगी। आपके उनके बीच के जो विवाद हैं, उन विवादों को या तो आपसी सहमति से आप सेटल कर लें, या आप मीडिएशन सेंटर में जाकर के भी इन मैटर्स को जो DV एक्ट के अंतर्गत है उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। अब जहाँ तक प्रश्न है 138 NI एक्ट का, उसमें चेक डिसऑनर हुई है, चेक में जो राशि वर्णित है, यानी जो अमाउंट उसमें प्रेस्क्राइब्ड है, जो उसमें अमाउंट लिखा गया है, वो अमाउंट देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसके पीछे लीगल लॉजिक होना चाहिए कि वो चेक आपने क्यों दी थी और चेक उन्होंने क्यों पाई थी और आपको उनको पैसा किस बात का देना है। ये सारे फैक्ट्स 138 NI एक्ट में जो ट्रायल है उस ट्रायल में ही डिस्कस होंगे और उसी में डिसाइड होंगे। तो उम्मीद है आपका सवाल आप तक पहुंच गया होगा। स्वाति इस बीच हमारे साथ बेगूसराय से हमारे साथ है। स्वाति, आपका सवाल क्या है? सर, हमारा सवाल ये है कि हमारे हस्बैंड का 7 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हर बार मतलब आंख के देखा हुआ झूठ बना देता है। बार बार हम महिला आयोग या कहीं कोर्ट भी जाते हैं तो एक मौका मांगते हैं हमारे हस्बैंड, ठीक है, और आप तो खुले आम कर रहा है। सर, हमने अभी केस के लिए अप्लाई किए, ठीक है, कोर्ट में। तो कौन सा केस करे जो कि हमारे सामने वो झुक जाए, उसका सच्चाई बाहर आए। और मकान मालिक जहाँ हमारे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, और जहाँ पर भी हम लोग या पुलिस के लेके या कहीं किसी को लेके जाते हैं तो रातें रात रूम खाली करके भाग जाता है। सर, सबसे पहले स्वाति जी, आपको आपके हस्बैंड द्वारा जो इस तरह का एक्ट किया जा रहा है उसके साक्ष्यों को इकट्ठा करना चाहिए। आप जब भी कभी जाएं तो साथ में किसी की वो हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। उनका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में जो चैट हुआ है या उनके और किसी अन्य के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, बातचीत हुई है, उसको किसी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं तो वो प्राप्त कर लीजिए। ये साक्ष्य पहले आपको संकलित यानी इकट्ठे करने चाहिए और उन साक्ष्यों के आधार पे आप हस्बैंड के खिलाफ अपने प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं। जहाँ तक प्रश्न आपका केस करने का है कि किस आधार पे वो आपसे बात करें, तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ भी आपके हस्बैंड के रिलेशन हैं या होते हैं वो अगर बालिग हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में जो आपसी सहमति से रिश्ता होता है, उस रिश्ते पर आपको जो प्रॉब्लम है, आप की जो ग्रीवांसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। आपको वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं, आपका जीवन यापन का कोई साधन उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है, ये सब सेपरेट इशूज़ हैं। इनके लिए तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या और जो स्पेसिफिक एक्ट हैं उनमें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य से रिश्ते का रिकॉर्ड आपको साच ही सफलता दिला पाएगा आपके ग्रीवांसेस के लिए। तो उम्मीद है स्वाति जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। रानू फर्रुखाबाद से इस बीच एक दर्शक है, अपना सवाल पूछें। रानू जी, क्या मेरी जी अपना सवाल पूछें। सर, हमारा ये सवाल है कि हमारी कुछ जमीन थी वो दबंगों ने कब्जे पे कर रखी है। जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपना सवाल। सर, मैं लालू बोल रहा था फर्रुखाबाद से। जी सर, दबंगों ने कुछ हमारी जमीन कब्जे में कर रखी है। तो आप क्या चाहते हैं? सर, मैं उस जमीन को चाहता हूँ लेना। जी देखिए, आपकी जमीन लालू जी जिस पर आपका मालिकाना हक है, उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। यदि किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर सारी घटना को लिखते हुए एक शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पोर्टल से प्रोसीडिंग्स हैं बहुत ही जल्दी हो रही हैं और जो सरकार की मंशा है वो भी इस तरह के भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की त्वरित रहती है। तो आपको मुख्यमंत्री पोर्टल पर तुरंत कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और जिलाधिकारी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दीजिए इस आशय का कि आप मालिक हैं और आपकी ज़मीन पर इलीगल पोजीशन, अवैधानिक कब्जा किसी अन्य द्वारा कर लिया गया है, उनसे हमारा कब्जा भौतिक रूप से हमको प्रदान कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय प्रशासनिक रूप से
इस स्पेसिफिक ऑर्डर करके एसडीएम या तहसीलदार महोदय के माध्यम से आपकी जगह का कब्जा आपको दिला सकते हैं। अगर उस तरीके से आपको नहीं मिलता है पोजीशन, तो आप रेवेन्यू कोड के अंतर्गत प्रोसीडिंग करके एसडीएम महोदय के समक्ष प्रॉपर एक पिटीशन फाइल करते हुए, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है, माफ़ करिएगा, अगर वो आवासीय जगह है तो आवासीय जगह के लिए तो दीवानी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो आपको दीवानी न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत करके बेदखली की कार्रवाई को कराना चाहिए। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार किशोर हैं जिनसे हम सवाल लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।